चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब ये कि एटम देखने में दिखता कैसा है ना, स्ट्रक्चर क्या है उसका एटम का। डेल्टन ने क्या बोला था? एटम इज इनडिविजिबल, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन फिर 1897 में जे थॉमसन अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो किस चीज से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, CRT, कैथोड रे ट्यूब पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उनने क्या देखा कि कुछ रेज निकल रही हैं। CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब मतलब ऐसी ट्यूब रहती है, एक तरफ अपन नेगेटिव सप्लाई देते हैं और एक तरफ पॉजिटिव सप्लाई। मान लीजिए ये बैटरी है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जिस एंड को अपन नेगेटिव सप्लाई देते हैं उस एंड को, इस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं कैथोड। और जिसको हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं उस एंड को बोलते हैं एनोड। और उनने ये देखा, देखो सबसे पहली चीज तो गैस में करंट पास कभी होता ही नहीं, ठीक है। लेकिन एट अ वेरी हाई वोल्टेज एंड एट अ वेरी लो प्रेशर गैस भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। उसने देखा कि पार्टिकल्स, रेज निकल रही हैं। कहां से आ रही है? कैथोड से। इनने नाम दे दिया उसको कैथोड रेज। क्या नाम दिया? कैथोड रेज। और जो पार्टिकल्स हैं उसको क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन्स। और उनने क्या बोला, ये कैसे पार्टिकल्स हैं? नेगेटिव पार्टिकल्स। ठीक है। कैसे पता चला नेगेटिव पार्टिकल्स हैं? वो पॉजिटिव की तरफ बेंड हो गया तो पता चल गया ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब नेगेटिव पार्टिकल है। यस सर। डिस्कवर किया जे थॉमसन में। ईयर नहीं भी याद रहे कोई बात नहीं, नियरली 1900, ठीक है। और उनने बोला कुछ कैथोड से रेज निकल रही हैं, उनने नाम दे दिया कैथोड रेज। और बोले ये पार्टिकल से मिलकर बनी है, नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पार्टिकल्स हैं? नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन की। अब नेक्स्ट आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इलेक्ट्रॉन्स का सबसे पहले मास कितना है इलेक्ट्रॉन का? हाइड्रोजन से 1/1840 टाइम्स कम, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन को, या फिर आपको याद है 1/12 ऑफ C12, कार्बन के 1/12 को हम लोग 1U बोलते हैं, तो इट इज 1/1840U। 1U होता है उससे कितने? 1840 टाइम्स हल्का था ये, ठीक है। ये कैसा मास है? रिलेटिव। किससे रिलेट कर रहे हैं? किससे रिलेट कर रहे हैं? यू से। यू के कंपैरिजन में इट इज 1/1840। और अगर ग्राम में निकालेंगे इट इज 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। ये हो गया मास। नेक्स्ट चार्ज। तो चार्ज कितना था इसका? 16 × 10⁻⁻19 कूलोम। चार्ज, कूलोम क्या है? चार्ज का यूनिट है। पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे रिलेटिव कितना था? -1। एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअली कितना है, ठीक है। ये देखिए रिलेटिव ये है 1/1840 और ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट एक्चुअली कितना है? 9 × 10⁻⁻28। मास और चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का। अब आगे तो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो गोल्डस्टीन ने अपना और दिमाग लगाया। उनने बोला कि एटम तो होता है न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल होता है, इसका मतलब कि अगर कुछ नेगेटिव चार्जेस हैं तो कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, तभी तो न्यूट्रल होगा। फिर उनने जे थॉमसन के मॉडल को और अच्छे से स्टडी किया और उन्होंने देखा कि एनोड से भी रेज निकल रही। नाम दे दिया एनोड रेज। एनोड रेज का दूसरा नाम सर प्रोटॉन। कैनाल रेज। यस सर। कैनाल आपको मालूम है? कैनाल, तो कैनाल क्या होता है? जैसे कि छेदे कर दिए उनने, छेद से निकल के जो जा रही थी
होल से जो निकल के जा रही थी रेज, इसलिए उसका नाम कैनाल रेज भी है, एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। एनोड रेज, अदर नेम इज कैनाल रेज। फिर उन्होंने देखा कि ये कैसा है चार्ज, पॉजिटिव। कैसे पता चला? नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। पार्टिकल्स का नाम क्या रख दिया? प्रोटॉन। इस तरह से प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मास, कैसा मास? रिलेटिव मास और एब्सोल्यूट मास। एब्सोल्यूट मास इज 1.6 10 to the power -24 ग्राम, एब्सोल्यूट। और रिलेटिव क्या है? 1 U। चार्ज इज जस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, 1.6 10 to the power -19 कूलम। लेकिन बस ये पॉजिटिव चार्ज है, रिलेटिव +1। ठीक है, ये हो गया, डिस्कवरी हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए प्रोटॉन्स की। अब नेक्स्ट ने ये देखा कि जब प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, दो ही तो पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करते हैं तो एटॉमिक मास के इक्वल नहीं आ रहा। दो ही पार्टिकल्स हैं तो दोनों का सम जो है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू द एटॉमिक मास। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जरूर कोई एक तीसरा पार्टिकल है। फिर जेम्स चैडविक ने और एक्सपेरिमेंट किया, 32 में जाके उन्होंने बोला एक और पार्टिकल है, लेकिन ये पार्टिकल कैसा है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। अगर ये पॉजिटिव होता तो जरूर एक नेगेटिव वाला और होता, है ना, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रल, न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जाएं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसका मास बिल्कुल किसके जैसा है? प्रोटॉन के जैसा, 1.6 10 to the power -24 ग्राम। और चार्ज कितना है? नो चार्ज। ठीक है, अगर हम तीनों को कंपेयर करें, इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये ऐसा थोड़ा सा शिफ्ट कर लेना ये एडिटिंग में। तो इलेक्ट्रॉन इज -1, रिलेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन इज +1, न्यूट्रॉन 0। एब्सोल्यूट 1.6 10 to the power -19, दोनों हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, प्रोटॉन है पॉजिटिव, ये है न्यूट्रल, नो चार्ज। रिलेटिव मास 1/1840, दिस इज 1 mu, 1 mu। एब्सोल्यूट मास 9 × 10 to the power -31 kg में, ग्राम में -28 पड़ा था। ठीक है, ये 1.6 और ये 1.6, 10 to the power -24 ग्राम में, केजी में -27। क्या इतना समझ में आया? अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ, ये न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ था? न्यूक्लियस के बाहर, बाकी दोनों न्यूक्लियस के अंदर। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया, गोल्डस्टीन ने, और इसको चैडविक ने डिस्कवर किया। ठीक है, अब डिस्कवरी हो चुकी है एक एक करके, है ना। अब ये बताओ कि जब थॉमसन ने डिस्कवरी कर दी और उनके समय में दो चीज की डिस्कवरी हो गई थी, इसकी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एटम दिखता कैसे? तो दिखता कैसा एटम? तो थॉमसन ने अपना एक मॉडल बनाया, इसको बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, और इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जैसे कि वाटरमेलन होता है, रेड जो उसका फ्लैशी पार्ट है ना वो पूरा पॉजिटिव, जो रेड एडिबल पार्ट है वो पूरा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है? जस्ट लाइक द सीड्स, ठीक है, वो स्टडेड है, पूरे में फैले हुए हैं। उन्होंने बोला ये है मॉडल, ऐसा दिखता है एटम। ठीक है, उन्होंने बोला, क्या बोला? वही सेम चीज कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, इलेक्ट्रॉन्स उसमें एम्बेब्ड हैं, और पॉजिटिव और नेगेटिव जो है इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, इसलिए वो न्यूट्रल है। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं था, बाद में न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई, सब फेल हो गया। नेक्स्ट किसने स्टडी किया? रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को
गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, गोल्ड की फॉइल ली क्योंकि बेस्ट मेलेबल है गोल्ड, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को छोड़ दिया। उन्होंने देखा मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट पास थ्रू द फॉइल, पास कर गए सीधे सीधे। Some deflected by small angle, some deflected by large angle, and surprisingly, one out of 12,000 rebound. मतलब अगर एक एटम है, मान लीजिए एटम है और इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, तो ये मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स तो रेज अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। मोस्ट, थोड़े जो थे वो थोड़े थोड़े एंगल से बेंड हुए, थोड़े थोड़े कुछ ऐसे थे जो बहुत ज्यादा एंगल से बेंड हो गए, और 1 आउट ऑफ 12,000 तो ऐसा था कि सीधा सीधा न्यूक्लियस पे गया होगा तो रिबाउंड करके वापस आ गया। ये जो ऑब्जर्वेशन है, इसके बेसिस पर उनने अब ये मॉडल बनाया। मॉडल ये बनाया कि जरूर जो सेंटर है वो एक बहुत पॉजिटिव सेंटर है, नेगेटिव सेंटर नहीं। वो बोलते हैं कि एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है और सारा मास भी वही है। इन अदर वर्ड्स, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ओनली। एक चीज बोल रहा पॉजिटिव है, दैट मींस प्रोटॉन, बोलता है मास के रिस्पॉन्सिबल वही है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और बोलता है इलेक्ट्रॉन जो है बाहर रिवॉल्व करते हैं, और न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम। ये उनके फीचर्स है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, किसने बोला कि न्यूक्लियस है? रदरफोर्ड ने। समझ गए? अब आते हैं Yes, ड्रॉबैक। तो रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक क्या था? एक सेकेंड सर, अगर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे तो उनकी एनर्जी लूज हो जाएगी और वो लोग न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। राइट। तो रदरफोर्ड could not explain the stability of an atom. उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी चीज अगर एक्सेलरेट करेगी तो एनर्जी रेडिएट करेगी, लूज करेगी, तो फिर वो रिवॉल्व करते करते उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी, और वो न्यूक्लियस के पास आते 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 न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं दे पाए। नेक्स्ट कौन आए? नील बोर। तो नील बोर ने क्या किया, रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से स्टडी किया और उनने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? उनने बोला कि सबकी अपनी अपनी ऑर्बिट है। मतलब मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट अलग है, सेकंड ऑर्बिट अलग है, थर्ड ऑर्बिट अलग है। हर ऑर्बिट की अपनी खुद की एनर्जी है, फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, और कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो ना वो एनर्जी गेन कर रहा है ना एनर्जी लूज कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। तो उसका ऑर्बिट छोटा होने का सवाल ही नहीं होता, अपने अपने ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। और इतनी सी चीज से ये थ्योरी जो है वो सही हो गई। ठीक है, नेक्स्ट फिर बोर ने अपना मॉडल बनाया। उनने बोला देखो 90% तो वही है जो रदरफोर्ड ने बोला था। 3 पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि हर शेल की अपनी एक लिमिट है। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18 और फिर 32, ऐसे करके। कौन सा रूल था? 2n स्क्वायर रूल। 2n स्क्वायर रूल। बोलते हर यस सर। एनर्जी लेवल की अपनी फिक्स्ड एनर्जी है, ना वो रेडिएट करता है एनर्जी, ना वो लूज करता है, ना गेन करता है। ठीक है, तो देयर इज नो चेंज इन एनर्जी। तो इस तरह से ये उन्हें स्टेबल कर दिया। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, आप याद रखना, आपको मालूम है एटम न्यूट्रल होता है, तो प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको क्या बताया अभी? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप ये याद रखना हमेशा कि ये तीनों हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है। ठीक है, आयंस की बात नहीं कर रहे, उस पर अपन बाद में आएंगे। व्हाट इज मास? Yes, व्हाट sir. इज मास? मास इज टोटल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। सिंबल क्या होता है? सिंबल ऐसा होता है जैसे कि मुझे Na लिखना है तो Na लिखेंगे, नीचे क्या लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर लिखते हैं एटॉमिक मास। ये सिंबल हो गया एटम का, राइट। नेक्स्ट आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिए ये चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, अभी हम सिर्फ समराइज कर रहे हैं, ये समरी, इसलिए थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर रूल के हिसाब से। ठीक है, 2n स्क्वायर रूल मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32, फिफ्थ में 50, इस तरीके से अरेंज होगा। क्या रूल नंबर 1 क्लियर है? रूल नंबर 2 ये बोलता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, उसकी कैपेसिटी फुल हो चाहे नहीं। नहीं मतलब नहीं, लास्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी आ ही नहीं सकते, और सेकंड लास्ट ऑर्बिट में 18 से ज्यादा नहीं हो सकते। एटम कैनॉट अकोमोडेट more than 8 electrons in the outermost orbit and 18 in the second last orbit. इससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी फुल हुई हो चाहे नहीं, अकोमोडेट करेगा ही नहीं। ओके, थर्ड, मैंने ये बोला था कि अंदर के ऑर्बिट फिल नहीं भी हो तब भी नेक्स्ट शेल में फिलिंग स्टार्ट हो सकती है। और फोर्थ रूल मैंने एक और दिया था आपको, 8 to stop। सर उसके बाद अंदर की फिलिंग चालू होती है। लास्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड लास्ट में 8 अगर आएगा तो वो स्टॉप होके स्टार्ट फिलिंग इनर इनकम्प्लीट ऑर्बिट्स, उसके बाद फिर बाहर के भरेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं जाएगी इसमें आपको। ठीक है ना, एज फार एज आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद है। ठीक है ना। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ outermost shell. Number of electrons in the outermost shell is called valency electron. Electrons present in the outermost shell. Valency shell मतलब outermost shell. Valency electron means number of electrons in the outermost orbit. मतलब ये देख लो, यहाँ पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अभी हम वैलेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। लास्ट ऑर्बिट में 1 है वैलेंसी 1, लास्ट ऑर्बिट में 2 है वैलेंसी 2, लास्ट ऑर्बिट में 1 है वैलेंसी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेस। आपको नोबल गैसेस मालूम है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है? इनर्ट। इनर्ट मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं रिएक्ट करते? सर इनका लास्ट शेल फिल्ड है। इनका लास्ट शेल फिल्ड है, इनका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड है, इनको ना किसी से लेना ना किसी को देना। ठीक है, बाकी सब रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट। तो जो सारे एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्टेबल नहीं है, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट
नहीं है। तो हर कोई चाहता है कि अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाए, ठीक है। सो यू सी लास्ट ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट में हमेशा 2 होता है और उसके बाद 8 8 8 सब ऑर्बिट सारे और आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट है, इसलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं करते। इनको हम बोलते हैं इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि बाकी के एलिमेंट्स कंबाइन क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है तो क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू कंप्लीट टू बिकम स्टेबल atoms combine with one another to achieve the inert gas arrangement। उनको भी इसके जैसा बनना है, इनर्ट गैस जैसा बनना है। इन अदर वर्ड्स उनको भी अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करनी है, इसलिए तो वो रिएक्ट करते हैं। देखो बता रहा हूं। अब 3 तरीके हैं कंबाइन करने की, या तो लूज करते इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोडियम का 281, ये 2 कंप्लीट है, 8 कंप्लीट है और ये इसका 1 कंप्लीट नहीं है, ये दुखी है। हाँ, ये बोलता नहीं हमको तो कंप्लीट चाहिए, तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, लूज कर देगा और स्टेबल हो जाएगा, खुश। दूसरा तरीका कि गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 17 287, ये भी दुखी है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं है, ये किसी से 1 बोरो कर लेगा, गेन कर लेगा और स्टेबल बन जाएगा। तो जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स कंप्लीट नहीं होती है वो देके या लेके कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट आयंस बन जाएंगे, वो ले दे के आयंस बन जाएंगे। लेकिन एक तरीका और है स्टेबल होने का, शेयर करना। देखो यहाँ पर गिव एंड टेक, ये एक लूज कर रहा है, ये एक गेन कर रहा है हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, शेयर, इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं, इक्वल शेयरिंग। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से एक शेयर कर लेता है। ये इसने बोला 2 रुपए की बॉल आ रही है, एक काम कर आप भी 1 रुपए मिलाओ, मैं भी 1 रुपए मिलाता, दोनों ने मिला के बॉल खरीदी, दोनों ने खेल लिया। बात समझ में आई? इसने सोचा मेरी हो गई, इसने सोचा मेरी हो गई, दोनों की 2 कंप्लीट, इक्वल शेयरिंग। बाकी डिटेल में क्लास 10 में पढ़ाया जाएगा। यस सर। नेक्स्ट इज वेलेंसी। वेलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। देखिए सिंपली अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था टेबल में, हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं, वेलेंसी 0। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 लूज कर देगा और 2 बचेगा, खुश। नेक्स्ट में 2,2, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये खुश नहीं है, 2 लूज कर देगा। इसके पास 3 है, चाहे तो मैं इधर से समझा दूं, थर्ड वाले से, सोडियम से। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 है, लूज कर देगा, 2 है, लूज कर देगा, 3 है, लूज कर देगा, 4 है, लूज भी कर सकता, गेन भी कर सकता है, 5 है, ये 3 गेन कर लेगा। 3 गेन करना इजी है ना। 6 में 2 गेन करके 8 बन जाएगा, 7 में 1 गेन करके 8 बन जाएगा, और ये 2 8 8 है, इसको कुछ नहीं चाहिए, इसकी वैलेंसी 0। तो ये है वैलेंसीज। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि वैलेंसीज कैसी आ रही, 1 2 3 तक तो इक्वल है, क्या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इक्वल है फॉर 1 2 3। लेकिन 5 6 7 में क्या आता है मालूम है, 8 माइनस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 6 2, 8 माइनस 7 1। मतलब कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 3 ले लेगा, तो 8 बन जाएगा। अब समझ गए आप, या तो वो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही लूज कर ले, या जितने कम है उतने गेन कर ले। 4 उसके पास दोनों तरीका है, ले भी सकता है, दे भी सकता है, और 8 उसको कुछ लेना ही नहीं, उसकी वैलेंसी 0। क्या इतना क्लियर हो गया? 1 से 3 तक तो वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं,
और उसके ऊपर क्या होते हैं 8 माइनस वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, अभी जैसा मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट टॉपिक आता है आइसोटोप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। isotopes. Isotopes are elements with the same atomic number but different mass number. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। प्रोटियम यहाँ पे मिस हो गया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम रिप्रेजेंटेड बाय P, ड्यूटेरियम बाय D और ट्राइटियम बाय T। इन तीनों में क्या है देख लीजिए आप, एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है 1 1 1, मास तीनों के अलग है 1 2 3। ये तीनों हाइड्रोजन के ही आइसोटोप है, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। क्यों? मास डिफरेंट। कार्बन के 2 हैं, दोनों का एटॉमिक नंबर 6, लेकिन एक का मास 12 और एक का 14। और हम U के लिए क्या लेते हैं, ये वाला लेते हैं ना, कार्बन C12, 12 मास वाला कार्बन, उसका 1/12 करते हैं, उसको बोलते हैं 1। क्लोरीन भी 2 टाइप की होती है, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो 2 टाइप के नेचर में अर्थ में पाए जाते हैं। एक 17Cl35 और 17Cl37। ये और बात कि 35 वाला जो है नियरली 75% मिलता है अर्थ क्रस्ट में, और ये 25% ओनली, लेकिन मिलते दोनों। क्या आपको आइसोटोप्स क्लियर हो गए? एग्जाम्पल्स के साथ में डेफिनेशन भी याद रखना, एग्जाम्पल्स भी याद रखना। एग्जाम्पल्स आप दोगे, थोड़ा सा शॉर्ट डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दे दोगे, टीचर खुश। क्या प्रोटियम यहाँ पे स्पेलिंग नहीं लिखी है तो मैं P लगा दिया, P फॉर, अच्छा तो ये वहां नीचे चला जाएगा, है ना, टाइपिंग मिस्टेक। प्रोटियम, ये प्रोटियम यहाँ पर आना चाहिए। ओके, प्रोटियम यहाँ पर आ जाना चाहिए। इट्स ओके। यस सर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम रहती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे जैसे आप मास बढ़ाते हैं, जैसे जैसे मास बढ़ेगा उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़े से चेंजेस आएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कब, जब मास बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, बोलते क्लोरीन का मास 35.5 कहां से आया? तो अब भी मैंने आपको बताया क्लोरीन 2 टाइप का होता है। एक क्लोरीन होता है जिसका मास होता है 35, और एक दूसरा क्लोरीन होता है जिसका मास होता है 37। और हम क्या ले लें, 35 ले लें कि 37? तो एक्चुअली हम ये दोनों नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, एवरेज। इन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा, एवरेज के फॉर्मूले से डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद। एवरेज आएगा 35.5। बेसिकली क्या है, 75% जो है 35 वाला आता है, और 25% जो है 37 वाला आता है, डिवाइडेड बाय 75 + 25 दैट इज 100। इससे आ जाएगा आपका एवरेज, एंड दिस कम्स आउट टू बी 35.5। ओके, यस सर। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और उनसे रेडिएशंस निकलती हैं, उनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं, खतरनाक है। उनमें से अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशंस निकलते हैं, कैंसर जैसी डिजीज हो सकती है। लेकिन साथ में ये इनमें से कुछ आइसोटोप्स हमारे काम के भी हैं कि दूसरी बीमारी को दूर करने के काम भी आते हैं। ठीक है, तो अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं यूरेनियम 235। किस काम आता है? एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, बिजली बनाने के काम आता है। और यूरेनियम नहीं तो प्लूटोनियम भी यूज हो जाता है।
कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जिनको हम लोग ट्रेसर बोलते हैं। ट्रेसर मतलब वो ट्यूमर ब्लड क्लॉट को ट्रेस करने के काम में आते हैं। उनको हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, फिर हम लोग चेक कर लेते हैं। आर्सेनिक 74 ट्यूमर और सोडियम 24 ब्लड क्लॉट्स को डिटेक्ट करने के काम आता है। याद रखना, रेगुलर रिवाइज करते रहना। ये पीडीएफ में भेज दूंगा, है ना। तो आप सिर्फ जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको एग्जाम के पहले रिवाइज करोगे। इसकी हार्ड कॉपी है ना, प्रिंट आउट है ना आप लोग के पास? नहीं, अभी मैं को बोल सर है ना, है ना? यस सर। सर आपने शुरू का दिया था, स्टार्टिंग में दिया था। सर हो सकता है उसमें आखिरी के आइसोबार आइसोटोपा लेना हो। चलिए, हो सकता है कि देखिए मैंने नया बनाया है, अपन चेक कर लेंगे क्लास के बाद। रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कोबाल्ट 60 is used in cure of cancer। ठीक है। आयोडीन 131 in thyroid gland in the treatment of disease goiter के काम आएगा। और उसके अलावा कुछ आइसोटोप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, वो अंडरग्राउंड ऑयल, पाइपलाइन, वाटर में लीकेज है कि नहीं, वो भी डिटेक्ट करने के काम आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम समराइज कर रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। आइसोबार डिफरेंस, सर एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। यस, सेम मास डिफरेंट नंबर। और सेम मास डिफरेंट नंबर, जब डिफरेंट नंबर होगा तो एलिमेंट्स भी तो डिफरेंट होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which differ in atomic number but have the same mass। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम और Ag, सिल्वर यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ में एग्जाम्पल में लिखना है। सर 18 तो आर्गन होता है ना? 18 ये आर्गन ही है, आर्गन, यस। ठीक है, ये Ag सर AR होगा। हाँ, AR। ठीक है। यस सर। तो